हेलो बच्चों। तो बच्चों अब तक हम लगभग 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं आपके टीडीईपी के पावर सिस्टम के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो 31 क्वेश्चन है हमारा, सैग डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर। देखो बच्चों, सैग क्या होता है इसको समझ लो पहले। जैसे हमारी ट्रांसमिशन लाइन है तो दो एडजेसेंट माना दो पास के जो टावर हैं उनके बीच आपकी ट्रांसमिशन लाइन ऐसे जा रही है। ठीक, ये टावर नंबर ए हो गया, ये टावर नंबर बी हो गया, ये आपका ग्राउंड हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपकी लाइन हो गई, ये क्या होगी, हमारी लाइन हो गई है। तो सैग से मतलब होता है कि हमारी लाइन कितना झुकी हुई है, कितना उसमें झुकाव है। तो अगर हम इसका झुकाव देखें, इसकी सैग देखें, तो दिस वन इज़ कॉल्ड सैग। ठीक है ना। आपका जो टावर है, टावर का जो टॉप पॉइंट है, उस टॉप पॉइंट से और आपकी जो लाइन है उसका जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, उसके बीच की जो डिस्टेंस कहलाती है वो सैग कहलाती है बच्चों। ठीक है। एक और चीज़ होती है स्पैन। दो एडजेसेंट, दो पास के पोल्स या टावर्स के बीच की डिस्टेंस स्पैन कहलाती है। इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, सैग को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सैग डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर। अगर हम सैग का फॉर्मूला देखें, हमने माना W इज़ द वेट ऑफ कंडक्टर, L आपकी स्पैन है, S हमारा सैग है, L स्पैन है, और इस जो आपका ये ट्रांसमिशन लाइन है, माना इसमें टेंशन T है। ठीक है, WSLT। और हमने मान लिया एक पॉइंट ले सकते हैं, O पॉइंट ले लिया। ठीक, ये माना O पॉइंट है, और यहाँ से इस पॉइंट O की जो डिस्टेंस है बच्चों, वो मैंने मान ली X है। क्या है वो, X है। ठीक है। इस पॉइंट से ये P पॉइंट मान लो आप इसे। तो मैं यदि X L W S में रिलेशन निकालूं तो आता है S = WX² 2 × T। इसको आपको क्लास में प्रूफ कराया गया होगा, यहाँ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको केवल रिलेशन बताना है कि सैग किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। ठीक है। और हम मैक्सिमम सैग की बात करें तो मैक्सिमम सैग के लिए मैं X को पुट करूँगा L/2। क्या पुट करूँगा बच्चों, ये जो पॉइंट है हमारा O पॉइंट है। अब यदि ये O पॉइंट ऐसी पोजीशन पे है, ऐसी जगह है जहाँ पर आपका जो स्पैन है वो हाफ है, ये L/2 वाला पॉइंट है, ये भी L/2 डिस्टेंस है, तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा W। अगर मैं X की जगह L/2 पर पुट कर दूँ, WL² 8 × T सैग = तो सैग डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर। देखो, वेट पे डिपेंड करती है, स्पैन पे डिपेंड करती है, टेंशन पर डिपेंड करती है। तो सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। सारे ऑप्शंस क्या हैं बच्चों, करेक्ट हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। 32 क्वेश्चन है, कंडक्टर सैग शुड बी केप्ट मिनिमम मैक्सिमम 0 नन। देखो, सैग मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए 0। देखो, 0 का मतलब क्या है, यदि आपने इस तरीके से डिज़ाइन किया लाइन को, कि एक टावर नंबर A है, टावर नंबर B है, यदि आपका वायर बिल्कुल स्ट्रेट चला जाए इस तरीके से, जो कि पॉसिबल है नहीं, थोड़ा बहुत झुकाव उसमें आता ही है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो झुकाव है, जो सैग है, वो कम से कम रहे। तो ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। 33 एक न्यूमेरिकल है बच्चों, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा न्यूमेरिकल को। A 132 kV ट्रांसमिशन लाइन विद वेट ऑफ कंडक्टर 680 kg/km। जो चीज़ गिवन है मैं लिख लेता हूँ उनको। वेट दे रखा है कंडक्टर का 680 kg/km, या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.680 kg/m। अगर 1 किलोमीटर की का वेट जो है 680 है, तो 1 मीटर का वेट होगा 0.680 kg। ओके, ये वेट हो गया हमारे कंडक्टर का। और क्या दिया है बच्चों, लेंथ ऑफ स्पैन इज़ 260 मीटर। लेंथ ऑफ स्पैन दे रखी है 260 मीटर। ठीक है। आगे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ 3100 kg एंड सेफ्टी फैक्टर इज़ 2। तो यहाँ से हम टेंशन निकाल सकते हैं, टेंशन T = अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन सेफ्टी फैक्टर। अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपको कितना दिया हुआ है बच्चों,
3100 kg, सेफ्टी फैक्टर 2 है, तो टेंशन की वैल्यू आ गई है 1550 kg। ठीक है बच्चों, हमें एल पता लग गया है, एल दिया हुआ है, टेंशन पता लग गई है, डब्ल्यू पता है। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द हाइट अबोव ग्राउंड एट विच द कंडक्टर शुड बी सपोर्टेड। हमें फाइंड करना है कि हम इस कंडक्टर को ग्राउंड से कितना ऊपर टावर के ऊपर लगाएंगे। हमने माना आप कंडक्टर को यहाँ पे लगा देते हैं, ये 2 टावर हैं, तो आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, ये एच लेंथ फाइंड करनी है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच। ठीक, कितना टावर पे हम इस कंडक्टर को लगा रहे हैं, वो उसकी डिस्टेंस क्या है आपके फ्लोर से, आपके प्लेन से। ठीक है, वो निकालने के लिए हम सबसे पहले सैग निकालेंगे, एस की वैल्यू, ये सैग है बच्चों, और ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है इसमें, कह रहा है कैलकुलेट द हाइट अबव द ग्राउंड ऑफ द कंडक्टर इफ़ ग्राउंड क्लियरेंस इज़ 10 मीटर। ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है, ग्राउंड से जो क्लियरेंस है, जो डिस्टेंस है लोअर मोस्ट पॉइंट की, वो 10 मीटर है। देखो ध्यान देना बच्चों, ये 10 मीटर पॉइंट दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है ग्राउंड क्लियरेंस। आपको ये हाइट फाइंड करनी है, किस पॉइंट पर हम कंडक्टर को सपोर्ट के साथ जोड़ेंगे। तो उसके लिए हमें एस फाइंड करना होगा। स्पैन आपको दी हुई है 260, तो सबसे पहले एस निकाल लो। एस इक्वल्स टू होगा हमारा डब्लू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इंटू टी। एक पेपर और ले लेता हूँ मैं। तो एस की वैल्यू हो गई यहाँ पे हमारी डब्लू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इंटू टी। डब्लू की वैल्यू 6.80, एल 260 का स्क्वायर, 8 इंटू टी 1550। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या आता है। 0.680 इंटू 260 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 और डिवाइड बाई 1550, ये आ गया 3.707 मीटर। ठीक है बच्चों, 3.707 मीटर आ गया। तो ये हमें आ गया, ये जो सैग है एस की वैल्यू आ गई, ये क्लियरेंस दिया हुआ है 10 मीटर, हमें ये पूछा है एच कितना होगा। तो एच विल बी इक्वल्स टू ये क्लियरेंस 10 मीटर प्लस सैग, 10 प्लस 3.707, 13.707 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। आंसर मैच कर लीजिएगा आप लोग, देख लेते हैं। सो 13.7 इज द आंसर। आंसर नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पैन। सही बात है, सैग इक्वल्स टू डब्लू एल स्क्वायर बाई 80 होता है। एल जहाँ स्पैन है, तो इस फॉर्मूले से आ गया सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पैन स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है ये। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम टेंशन इन द सेक्शन ऑफ ओवरहेड लाइन कंडक्टर बिटवीन 2 सपोर्ट्स ऑफ अनइक्वल हाइट अकर्स एट। क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि 2 सपोर्ट हैं अनइक्वल हाइट पे। देखो इसको ज़रा समझो ध्यान से। माना इस तरीके से कोई प्लेन है, कोई आप ये कह सकते हैं एक हिली एरिया है, एक पहाड़ है, उसका ये नीचे वाला हिस्सा है, और एक जो आपका इंक्लिनेशन प्लेन है उस पर एक टावर लगा हुआ है। यहाँ पे लाइन हमारी जा रही है, ये पहाड़ है, इस पहाड़ी क्षेत्र में हमने टावर लगा रखे हैं, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हमने इस तार को जोड़ा हुआ है टावर के ऊपर। तो कह रहा है टेंशन कहाँ पर ज़्यादा होगी, मुझे बताओ बच्चों। टेंशन यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ तार में खिंचाव ज़्यादा होगा। तो जो टावर है, जो ऊंचाई वाला टावर है, जो हायर सपोर्ट है, उस पर हमारी टेंशन की वैल्यू ज़्यादा होगी। यही इसका ऑप्शन करेक्ट है। द मैक्सिमम टेंशन इन द सेक्शन ऑफ ओवरहेड लाइन कंडक्टर बिटवीन 2 सपोर्ट्स ऑफ अनइक्वल हाइट अकर्स एट हायर सपोर्ट। जहाँ पर सपोर्ट ऊंचाई पर होगी उसमें हमारी टेंशन ज़्यादा होगी नीचे वाली सपोर्ट की अपेक्षा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज ऑन द ओवरहेड लाइन। देखो बच्चों, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेंशन कम होगी, सीधी सी बात है। तार में जो खिंचाव है वो कम होगा, उसकी टेंशन कम होगी, लेकिन सैग बढ़ जाएगी। जैसे कोई हमारी लाइन इस तरीके से जा रही है ऐसे करके, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ गया है तो इस तार की लेंथ थोड़ी बढ़ने की वजह से ये तार थोड़ा और ज़्यादा झुक जाएगा। और ज़्यादा झुक गया मतलब इसकी टेंशन तो कम हो गई है, बट सैग हमारी बढ़ गई है। तो इंक्रीज द सैग एंड डिक्रीज द टेंशन। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके,
अगला क्वेश्चन देखो, वाई इज स्ट्रिंग चार्ट यूजफुल। देखो स्ट्रिंग चार्ट हम लोग बनाते हैं सैग टेंशन कैलकुलेशंस के लिए। अगर मैं स्ट्रिंग चार्ट आपको दिखाऊँ बना के यहाँ पे, विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर बनाते हैं हम लोग इसको। ये हमारा स्ट्रिंग चार्ट है, ठीक है। ये हमारा टेम्परेचर है एक्स एक्सिस पे, टेम्परेचर, और एक तरफ होता है हमारा माना है टेंशन है, टेंशन और सैग दोनों एक साथ हैं, ठीक। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो बताओ मुझे, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अभी हमने देखा टेंशन तो कम होती है लेकिन सैग हमारी बढ़ती जाती है। सो दिस इज़ योर स्ट्रिंग चार्ट। सैग बढ़ता है, टेंशन हमारी कम होती है, तो सैग कैलकुलेशंस के लिए काम आता है हमारा स्ट्रिंग चार्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? फॉर फाइंडिंग द सैग इन द कंडक्टर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। 37 का ये करेक्ट है। गैलोपिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलोपिंग इन द ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर अकर्स ड्यू टू। देखो हमने पढ़ा था गैलोपिन और एओलिन वाइब्रेशंस। गैलोपिंग जो वाइब्रेशंस होते हैं आपके ट्रांसमिशन लाइन में, वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइस, जो आपकी बर्फीले क्षेत्र हैं जहाँ बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पर होता क्या है असल में बच्चों, जो आपका तार है, जो कंडक्टर है आपका, उसमें कहीं ज़्यादा बर्फ़ जम गई, कहीं बर्फ़ की मात्रा कम हो गई, कहीं ज़्यादा आइस हो गई, कहीं कम हो गई, तो अनइवन, एसिमेट्रिकल, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना होकर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है आइस का, जिसकी वजह से आपका जो ये वायर है वो वाइब्रेट करता है। इन वाइब्रेशंस को हम गैलोपिंग वाइब्रेशंस बोलते हैं, जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइस की वजह से होता है, ठीक है। अगर हमारी जो बर्फ़ है वो एक ही मात्रा में, एक ही फॉर्म, एक यूनिफॉर्म, हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म रूप से इस तार के ऊपर जमा होती तो ये वाइब्रेशंस नहीं होते, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रूप में जमा होती है, जिसकी वजह से हमारे वाइब्रेशंस पाए जाते हैं ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर्स में। नेक्स्ट है पोर्सलिन इज़ द मिक्सचर ऑफ। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, आपको याद रखने हैं। पोर्सलिन का इस्तेमाल हम अपने इंसुलेटर्स को बनाने के लिए करते हैं। तो ये मिक्सचर किसका होता है? कायोलिन और फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, इन तीनों का मिक्सचर होता है पोर्सलिन, आप लोग याद रखेंगे। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ पोर्सलिन, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि ऐसा वोल्टेज लेवल जिसके बाद जाकर जो आपका कोई भी मटेरियल है वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ को ब्रेक कर देता है, छोड़ देता है। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता है, लेकिन जब वोल्टेज की वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट से ज़्यादा जाती है तो उस केस में हमारा जो वो मटेरियल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो उस पॉइंट को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो आपका जो पोर्सलिन है, पोर्सलिन के केस में ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 60 kV पर सेंटीमीटर होती है। 60 kV पर सेंटीमीटर के बाद आपका जो पोर्सलिन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसकी जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो 40 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं धीरे धीरे, ठीक है। ऐसे ही हम करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और साथ साथ जो भी इसके साथ हमारे कॉन्सेप्ट आएंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।